चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं चुनावी चक्कर। वीआरएम टीवी पर चुनावी चक्कर चलाकर हम आपको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि वोटर आखिरकार आप हैं। देश की सरकार आप सभी को और हम सभी को बनानी है, और ऐसे में मतदाता क्या सोचते हैं, सरकार के प्रति उनकी क्या सोच है, सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, और सरकार को आखिरकार आने वाले 5 सालों में क्या सुधार करना चाहिए, सरकार से नागरिकों को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर लगातार मैं वडोदरा के लोगों के बीच जा रही हूं और पूछ रही हूं उनसे कि आखिरकार विकास की जो डेफिनेशन उन्हें दिखाई जा रही है, उसमें नागरिकों की कितनी सहमति है, नागरिकों को उस विकास का कितना लाभ मिला है। आज फिर एक बार चुनावी चक्कर में वडोदरा के गोरवा के सहयोग गार्डन पहुंची हुई हूं, जहां वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी नजर में सरकार की जो भूमिका है वो कैसी है। देश के युवाओं से हमने मुद्दे जाने, देश की महिलाओं से मुद्दे जाने, देश के अलग अलग प्रबुद्ध नागरिकों से हम जान रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और नागरिक आखिरकार चाहते क्या है। कुछ ऐसे ही वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार देश की सरकार से वो कितने संतुष्ट है। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दिल में कुछ चल रहा होगा? दिल में तो यही चल रहा है, जो अभी तक जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया नहीं है जो मतलब सब तरह से सोच समझ के काम करवा रहे हैं इंसानों से। वो इंसानों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, कौन सा इंसान किस फील्ड में उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी में कर सकते हैं, कोई मेडिसिन में तो मेडिसिन में कर सकते हैं। जितना भी मतलब हमारे देश में तरक्की होना चाहिए, सब तरह के इंसानों से उनका परिचय है और वो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। चलिए, मोदी सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं उनकी आपको पसंद है और आपको सीधे बेनिफिट मिला हो, ऐसी कोई योजनाओं के बारे में बताइए। जितनी भी योजना चलाई है, नीचे के तबके के व्यक्ति से लेके ऊपर के तबके तक व्यक्ति को सबको ही फायदा हो रहा है। मेडिकल साइंस के अंदर बहुत फायदा है। मेडिकल में लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो इनके पास में इतनी आबादी नहीं है, जैसे कि सिंपल उदाहरण देते हैं, घुटने का ऑपरेशन करवाना है, आजकल घुटनों की बहुत समस्या हो रही है, तो गरीब लोगों को घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए उनको जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ता है। पर मोदी साहब ने एक कार्ड निकाला हुआ है, वो कार्ड दिखाते हैं तो व्यक्ति का इलाज जो रिकमेंडेड हॉस्पिटल है उनके अंदर फ्री में हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं मेडिकल की जो कि फ्री में इलाज कर देती है। चलिए, अब एक और आम नागरिक मुरजी भाई मकवाड़ा हमारे साथ है। मुरजी भाई से जानेंगे कि उन्हें कितना लाभ मिला है। सरकार जो चाली रही है એનાથી કેટલા સંતુષ્ટ છો? અમે તો સંતુષ્ટ જ છે। મોદી સરકારમાં બધું સારું ચાલી રહ્યું છે। એમના જે બધું અભિયાન છે, એમને કે ગેરંટી વાયદા છે, એ વાયદા પૂરા કરે, બરાબર છે? પૂરા થઈ રહ્યા છે? પૂરા થઈ રહ્યા થશે, થવા કરશે તો ખરા। ગેરંટી આપી તો આપણે ગેરંટી જોવાની ને, બરાબર છે? પ્લસ બીજું કે ખેડૂતમાં નામ છે તો મને 3 મહિને પૈસા બી મળે છે, બરાબર? એવું છે બધું, અને બધા લાભ બી મળે છે। ફરી એકવાર વોટ કરવાનો સમય આવ્યો છે, સરકાર રિપીટ કરવાની છે કે કોઈ નવી સરકારને મોકો આપવાનો છે? હવે એ તો હવે આમાં તો અમારી નવી સરકાર આવે કે જૂની સરકાર આવે તો જે કરતા જ કરવાના છે, બરાબર? તમે એ સરકાર પણ જોઈ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પહેલાની કોંગ્રેસની સરકાર, એ વખતે કેવો માહોલ હતો અને અત્યારે કેવો માહોલ છે, એમાં શું ડિફરન્શિએટ કરી શકો? ના, જો તો સારી પ્રગતિ થઈ છે, બધા બ્રિજ બનાવ્યા છે, બધી રીતે રોડ રસ્તા બધું સારું જ છે। તમારા આસપાસ શું સમસ્યા છે? અમારી આસપાસ તો અમારે ત્યાં સોસાયટી પાસે આવો ત્યારે હું બતાવું, અમારે જે આગળ નીપાચાની વાત કરું છું, પંચમહાલ બેંકની સામે, ત્યાં આગળ બધો કચરો રાતે નાખી જાય છે અને એવું બધું કોથળીઓ ભરીને ખેંચી લાવીને અમારી સોસાયટીમાં આવે છે। અમે રજૂઆત કરવી કોર્પોરેશનમાં કરી છે કટારા સાહેબને, અને એ સિવાય અરજી બી આપી છે। માણસ મૂકો, સામે માણસ મૂક્યો છે, આઈને થોડું સાફ કરી જાય જ્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય સુધી, એવી રજૂઆત કરીને અરજી બી આપી છે, ફોટા હાથે આપ્યું છે। કેટલો વખત થઈ ગયો એને? લગભગ 15 દિવસ થઈ ગયા। સોલ્વ થઈ છે? સોલ્વ તો આવી જાય છે, પણ એ બધું હવે એ તો કોર્પોરેશનમાં કામ બધું એવું જ છે। સાહેબો કે જાઓ ભાઈ, ત્યાં આવશે એ માણસો। પછી કોર્પોરેશનમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ સરકાર છે, એ તો બધા થોડું સાંભળે છે,
એમનું જ નહીં સાંભળે તો અમારું કીધી સાંભળવાના. આપણે બધા મોદીની વાત કરીએ છીએ પણ દેશની જે સરકાર છે દિલ્હીમાં છે, અહીંયા પરિસ્થિતિ કેવી છે એ તો કોને ખબર પડે. બરાબર, આવું છે બધું. वडोदरा की जो राजनीति है वो लोगों में चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है और जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी है लेकिन फिर भी जो योजनाएं हैं उस पर काफी खुश है. શું કહેવા માંગશો જે સરકાર ચાલી રહી છે? કઈ સરકારનું આપણું રાજકારણમાં તો કઈ આપણને રસે નહીં, કશી ખબર જ નહીં કે આપણે કઈ ખબર જ નહીં આપણે રાજકારણમાં. તો વોટ આપો છો ખરા? વોટ તો આપીએ છીએ. કોને વોટ આપો? વોટ જ્યારે આપો છો ત્યારે કંઈક વિચારીને જાઓ છો? વિચારીને આપીએ છીએ તો ભાઈ કોઈ માણસ કામ કર્યો છે તો એને જ વોટ આપીએ છીએ બસ. પછી આ આવે કે ના આવે. કેટલા વર્ષો થયા તમને? મારે 75 વર્ષ થયા. 75 વર્ષ. તો 75 વર્ષમાં બહુ બધા લોકોને તમે વોટ આપ્યા હશે, બહુ અલગ અલગ પાર્ટીને આપ્યા હશે. શું કરે છે અલગ અલગ પાર્ટી? પાર્ટીને તો નથી આપે, પહેલેથી તો કોંગ્રેસને આપું છું, કોંગ્રેસને જ આપું છું. બસ આવે કે ના આવે બસ. चलिए, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं. क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? देश की राजनीति चल रही है, हम सबको वोट करना है, क्या कहना है? अभी सब लोगों को क्या है कि अभी नया कोई आएगा और अच्छा करेगा, इसीलिए सब वोटिंग आया है ना. अभी एक मौका है कि जो अच्छा काम करता है उसको दे दो. है अच्छा काम कैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसे मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि हम सब जाने कि कोई अच्छा काम करे उसे हम लोगों तक पहुंचाए. कैसे हम डिफाइन करें अच्छा काम किसे कहते हैं? रोड बनाता है, रोड रास्ता बनाता है, वो सबसे अच्छा वही काम करता है. फिर भी वो टूट जाता है तो फिर वो बोलेगा वो उसने कमीशन लिया होगा, तो कोई खाया होगा, ऐसा कुछ न कुछ कोई बोलता रहेगा. वो तो अच्छा ही काम करना ही जरूरी है. कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, कौन सी योजनाओं को पसंद करते हैं? पार्टी को तो कौन सी पसंद करता है वो तो बोल नहीं सकता है ना, वो तो सीक्रेट रहता है. ये जो सरकार है उससे कितने खुश हैं, उनकी कितनी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? अभी जो आता है वो जो काम करता है बराबर, उसका जो लाभ मिलता है तो पब्लिक को ही मिलता है. पहले इधर सब लोग कम बैठता था, अभी सब ज्यादा बैठता है. क्यों? अब ज्यादा बैठता है तो उसका इनकम कॉर्पोरेशन को मिलता है. चलिए, आप भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो इधर रोड है सहयोग वाला आगे वाला दलसुख की ऑफिस के बाजू में, वो रोड पर कहाँ सुविधा है. और हमारी सोसाइटी में तो आज 30-40 वर्ष हुआ लेकिन ऐसा ही है. તમારા એરિયામાં સારું પાણી આવે છે? પાણીનું હમણાં વચ્ચે તો બહુ ગંદુ આવતું હતું. તો હવે ફરી વોટ કરવાનો વારો આવ્યો છે. કોને વોટ કરશો? કેવા કહી ના શકાય. કહેવાનું નથી પણ જે લોકોને કેવા લોકો આવવા જોઈએ જે આપણું કામ કરી શકે? કામ કરી શકે એવા આવવા જોઈએ પણ એ અમે કહી ના શકીએ કે અમે આ જ વ્યક્તિને આપીએ. એ તો જાહેરમાં ના જ બોલાય. हाँ बिल्कुल, वोट किसे करना है ये तो नहीं कहना है, सिर्फ हम लोगों की सोच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो सरकार के बारे में सोचते क्या है. शंकर भाई क्या सोचते हैं, कैसे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए ताकि आने वाली जो 5 साल है उसमें हमें एक बेहतर सरकार और सुविधाएं मिल सके? वो तो एडवांस में कैसे पता चलेगा? जो कैंडिडेट आएगा काम करेगा तब पता चलेगा. कैंडिडेट तो अभी बदलने वाला है भाजपा में, कांग्रेस में कौन आने वाला है वो भी पता नहीं है. तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो आएगा वो काम करेगा कि नहीं करेगा? आपकी कोई सोच तो होगी कि ऐसा कुछ करेगा. या देखिए, जब पार्टी किसी को टिकट देती है तो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता है. यही गलत है. पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी वाले दिल्ली रहते हैं बराबर. हमने साहब को वोट दिया, साहब 2 जगह से खड़े रहे थे, बड़ौदा से और वाराणसी से. तो हमको बड़ौदा छोड़ के चले गए बराबर. तो बड़ौदा में अभी एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना है. तो वो खुशी मनाने के क्या बोले कि अभी स्टैंपिंग हो रहा है इधर, वो फॉरेन जा रहा है उसका स्टैंपिंग इधर होगा, उससे क्या फायदा होगा? कोई फ्लाइट तो उतर नहीं है, आ नहीं रही है. और GSFC IPCL रिफाइनरी बाजू में देखो, भरूच, अंकलेश्वर, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो चाहिए ना. खाली इमिग्रेशन हो गया उससे काम थोड़ा चलेगा. बड़ोदरा का विकास कैसे होगा, क्या क्या होना चाहिए? एज ए नागरिक, एज अ बड़ोदा के सिटीजन आप क्या मानते हैं? क्या लगता है जो हो रहा है विकास बराबर हो रहा है? कंपेरेटिव टू अहमदाबाद हो रहा है बराबर. एक ब्रिज बनाया बराबर, 3.7 किलोमीटर ब्रिज बना, उसका पैसा भी बाकी है गवर्नमेंट से लेने. तो उससे क्या करेंगे? कौन देगा पैसा? एयरपोर्ट का तो प्रॉब्लम है ही. रास्ते ठीक है, अभी चलो 30-40% तो अभी बन रहा है, वो तो पैसा आता है. कितना पैसा आता है गवर्नमेंट का? पहले जो कांग्रेस के टाइम में जो पैसा आता था उससे कितना ज्यादा हुआ. डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST, आवक कितनी बढ़ गई.
आवक तो बढ़ गई कि नहीं? इसी हिसाब से विकास हो रहा है। आप बोलते हैं कि रोड बन गया, चलो बन गया, ओके। पिछली सरकार से नहीं होता था, लेकिन उस टाइम कितने टैक्स भरते थे हम, और अभी कितना टैक्स भरते, कैलकुलेट किया? फिर भी नागरिक भारतीय जनता पार्टी को भर भर वोट क्यों कर रहे हैं? वो तो सब इंप्रेशन में आ गए। वो राम को ले आए तो वोट तो लेंगे। राम तो पहले भी आए हुए थे। वो गांव में जाते थे तो सब बोलते आओ राम 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 राम। तो ये लोग बोलते हैं कि राम को ले आए, तो राम कहाँ गए थे? गए तो थे नहीं कहाँ। तो कैसे बोलते हैं कि राम को हम ले आए? मंदिर बना बराबर, वो तो कोर्ट का मामला था। कोर्ट का मामला था, सुनवाई होती थी। वो शंकराचार्यों ने भी सुनवाई की थी। रातों रात तो कुछ बना नहीं। बराबर आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कोर्ट को लगा, जज को लगा कि बराबर है, बनना चाहिए। और क्या ये लोग क्या बोलते थे? वहीं मंदिर बनाएंगे। मंदिर कहाँ बना? 3.5 किलोमीटर दूर बना, वहीं बनना चाहिए। जो ढांचा हमने तोड़ा उस पे ही राम का जन्म होता है, वहीं बनना चाहिए। मैं यही कहता हूँ। मैं चुस्त हिंदूवादी हूँ, मुझे कोई दूसरे आदमी से फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू हिंदू करके जो लोगों को गुमराह करते हैं, वो गुमराह मैं होने वाला नहीं हूँ अभी। बराबर। देश के नागरिक हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो कार्ड लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी तो शायद देश के नागरिक उसे पसंद नहीं करेंगे। राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी को रोजगार नहीं मिला है। धार्मिक आस्था की बात है, राम मंदिर अयोध्या में हो या हमारे घर के बगल में हो, बिल्कुल बराबर उसकी आस्था रहती है। अगर आप बगल वाले मंदिर में जाते हैं तब भी आप उतना ही भक्ति भाव वाला महसूस करते हैं जितना शायद अयोध्या में करेंगे। यानी अयोध्या का राम मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है। यस, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स एंड धर्म, उसको साथ में मत मिलाइए, कुछ होने वाला नहीं उससे। देश के नागरिक इसी पर गुमराह हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सब सो गए तो फिर क्या कहेंगे? सबको जगा, बस जगाने का काम आप और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। हाँ तो चलो, कल से आपके साथ चला जाता हूँ। मैं जगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फेलियर हो जाऊंगा, सक्सेस नहीं होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए वीएनएम के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की विचारधारा आप तक पहुंचे ताकि आप भी उस पर सोच सके। जैसे इन्होंने कहा कि राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बन गया, हो गया, खत्म बात। अब उससे आगे बढ़ना चाहिए। राम मंदिर का विकास तो हो गया है, लेकिन देश में विकास के कई सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो था वो गेन टैक्स, जो हमने पूरी जिंदगी पैसा बचा है, गेन टैक्स में सरकार ने राहत दी। जो हमारा रेलवे कंसेशन था वो भी चला गया। फिर भी देश भाजपा को क्यों पसंद कर रहा है? कैसा लग रहा है आपको कि विकल्प नहीं है लोगों के पास? नहीं है ना विकल्प। जो विकल्प था तो उसके अंदर घुस गया अभी भाजपा में, कैसे होगा? जो कांग्रेस वाले थे, निकम में थे, उसको तो हमने निकाल दिया। एग्री विद भाजपा, उसको निकाल दिया हमने, लेकिन गया कहाँ? वो लोग कहाँ गए? आप सोचिए। आप बोले आप पत्रकार है, आप बोलिए कहाँ गए वो लोग? जो भ्रष्टाचारी थे कहाँ गए वो लोग? भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में धुलने के लिए गए हैं। चलिए आ जाइए आप। आपका क्या कहना है? आप कह रहे थे कि शायद वो दूसरे से अच्छे तो हैं, किस रूप में अच्छे हैं? बहुत सारी चीजों में, भ्रष्टाचार में कम से कम उन लोगों से अच्छे हैं जो पहले थे, उससे तो अच्छे ही है। और मैं चुस्त बीजेपी हूँ, उसका कुछ बाबत में विरोध भी है बीजेपी का, लेकिन फिर भी बीजेपी को ही वोट देता हूँ मैं। बीजेपी को वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, देश वोट कर रहा है, लेकिन किस मुद्दों पर कर रहा है? क्यों बीजेपी को पसंद किया जा रहा है? बीजेपी को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैंने दूसरी चीजों के साथ साथ कुरान भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो आपने सार में क्या पढ़ा? कुछ तो मोरल ऑफ द स्टोरी कुरान से समझ में आई होगी। मुस्लिम के सिवा दूसरे सबको कुछ भी करके मुसलमान बनाने का ही उसका मेन एजेंडा होता है। उसके कारण ही मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। अच्छा, चलिए, बीजेपी की क्या बातें पसंद है? 5 योजनाएं आप मुझे बताइए जिससे देश के नागरिकों को फायदा पहुंच रहा है। सबसे पहले तो ये रोड अच्छा बन गया, ट्रांसपोर्ट अच्छा है। यहाँ गेंडा सर्कल से सालों तक रोड नहीं बना, अब जाके कहीं जब इलेक्शन आया था तब बना। 70 साल हो गए, एक ही 10 साल में पूरी जगह सब जगह बन जाएगा? इतने पूरा तो जाल बिछाया है गडकरी जी ने, फिर भी आपको कम लगता है? मुझे कम नहीं लग रहा, मैं तो देश के नागरिकों से सवाल पूछ रही हूँ। वो देश के नागरिकों को क्या लगता है वो मैं जान रही हूँ। तो बहुत जगह अमेरिका में भी खराब है। चलिए, वडोदरा का विकास नहीं हुआ, ऐसे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा आकर कहते हैं। वडोदरा के विकास के लिए क्या करना चाहिए? चलिए ये बताइए। वडोदरा का विकास हो रहा है, चालू है। और क्या करना चाहिए? क्यों वडोदरा अहमदाबाद और सूरत से पीछे है? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता। वडोदरा के नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार उनकी समस्याएं देश की सरकार कैसे सुलझाएगी। फिर एक बार हमें वोट करना है, और जब वोट करते हैं क्या दिमाग में रखते हैं? कुछ सोच कर जाते हैं, घर वालों से डिस्कस करते हैं कि ये काम अच्छे हुए 5 साल में, इसलिए हमें इन्हें वोट करना है। पहले तो मैं हिंदुत्व को ही मानता हूँ, और विकास तो बहुत काफी लगता है क्योंकि मैं बचपन से देखा है
दूसरे एक गांव से दूसरे गांव जाना तक चल के ही जाना पड़ता था। कभी वो बस की व्यवस्था नहीं थी, रेलवे की व्यवस्था नहीं थी। काफी गरीबी में से हम आए, ऐसे मालदार नहीं हुए, स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। तो टैक्स जो बोलते हैं, भाई साहब बोला टैक्स ज्यादा है, वो है, लेकिन आपकी आय तो बढ़ी है, इनकम बढ़ी तभी तो टैक्स लग रहा है। जो गरीब आदमी उसको क्यों टैक्स नहीं लगता है? उनकी आय कम है, इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है तो उसके आय साथ महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई भी महंगाई बढ़ी से है। परेशान है आम नागरिक। नहीं, हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। जो मिलता है उसमें संतोष मानना चाहिए, एडजस्ट करना सीखो। कोई महंगाई नहीं नड़ेगी आपको। 300 रुपये में भी हमने चलाया घर, और 3 लाख में भी घर चलाया। वही पोजीशन में आज हम दिखते हैं जो पोजीशन में पहले दिखते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। पहले की सरकार और ये वाली सरकार क्या फर्क है? जमीन आसमान का। कोई योजना ही नहीं थी गरीब के लिए कि कोई खाली तुष्टीकरण का राजकारण किया है, डराया, मुस्लिम को डराया, हिंदू को डराया और राज किया। फूट पाड़ो और राज करो। अब जो योजनाएं हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके घर में कौन सी योजना का लाभ पहुंच रहा है? मैं योजना का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ, इसीलिए मेरे को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे को संतुष्ट है कि गरीब भाइयों को मिले। चलिए, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ कई लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे पार्टी की ओर झुकाव बढ़ रहा है और जो योजनाएं हैं वो लोगों को काफी कई जगह फायदा भी पहुंचा रही है। कैसी सरकार होनी चाहिए और 5 साल सरकार से क्या उम्मीद है, देश का जो नागरिक है सही जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि इसके बारे में खास कोई स्टडी नहीं होता है। हम डे टू डे बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। हमें आदत पड़ गई है उन समस्याओं के साथ ही जीते जाने की। आपका क्या मानना है? देश में जो सरकार चल रही है, किस तरह का सरकार का रवैया है और नागरिकों को उससे कितना फायदा पहुंच रहा है? अभी जो सरकार चल रही है वो कुछ तानाशाही सरकार है। वो सब ईडी, सीडी, सीबीआई सब अपने कंट्रोल में ही, चुनाव आयोग वगैरह सब। अभी उससे क्या होता है कि विरोध पक्ष को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। अभी ये लोग क्या विरोध पक्ष को भी कुचल रहे हैं, कैसे जेल में डाल के, डाका डाल के, चंदा इकट्ठा करके वो विरोध पक्ष को दबा रहे हैं, उनके अकाउंट सीज करके सब कुछ। इसके लिए विरोध पक्ष भी होना चाहिए। और जैसे एक सरकार है, दूसरी सरकार चेंज करना ही चाहिए, तो उसका आपको मालूम पड़ेगा, इवैल्यूएशन होगा कि ये सही था कि ये सही था। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे किए जाते हैं कि 175 योजना, अभी उन्होंने बताया कि 175 योजनाएं हैं। क्या लोगों तक इसका लाभ पहुंच रहा है? अभी हालत ये है कि आजू बाजू के गांव में जाओ तो प्राथमिक शाला में टीचर ही नहीं है, छत गिर रही है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अरे हम सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, बराबर। तो आज ये गवर्नमेंट स्कूल वाले आके वो गवर्नमेंट स्कूल भूल गए, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अभी जो लोग कमा रहे हैं, अभी आमदनी नहीं है, बड़ौदा में कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो जो भी युवान जो नौकरी कर रहा है वो बिलो 20। अभी बिलो 20 वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हाई स्कूल में कहाँ जाएंगे? 1-1 लाख रुपया फी है। तो ये जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के बारे में एकदम जीरो है। आप ले लो आरोग्य, एसएससी में जाओ, वहाँ आपका हॉस्पिटल के बाहर कमरे में स्ट्रेचर पे सब दर्दी पड़े रहते। तो ये सुविधा पहले सही थी, अभी क्यों नहीं है? अभी ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो इनको क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? बड़ी बड़ी योजना है, 175 बोल सुना, मगर किसको मिल रहा है? जो बेसिक जिसको जरूरत है वो तो उसको नहीं मिल रहा है। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, शायद उसके कोई जवाब सरकार के पास भी नहीं है। जब सरकार काम करती है उस पर सवाल तो उठना लाजमी ही है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बातें देश कर रहा है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है, उन पर अलग अलग केस किए जा रहे हैं। उनमें से जो नेता बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके जो सारे करप्शन के उनके पर जो आरोप हैं वो तुरंत हट जाते हैं। तो इस तरीके की जो रणनीति है वो भी देश के सामने है, और उसके बावजूद भी देश जो निर्णय लेगा वो देश सोच समझ कर लेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दे हैं जहां अभी भी बहुत ज्यादा सुधार है। आपके या मेरे बच्चे कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम
प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। हम एसएसजी या गोत्री हॉस्पिटल में जाना ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं। वही लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग लाभ लेते हैं, लेकिन शायद वही लोग लाभ लेते होंगे जिन्हें अफोर्ड नहीं करते हैं। बाकी जो अफोर्ड करते हैं वो तो 500-1000 रुपए देके प्राइवेट में ही जाना पसंद करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे यहाँ बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार का जो हाल है देश में वो कैसा है? अभी जो युवान है इतने पढ़े लिखे, कम से कम 60-70% युवान को नौकरी नहीं है, तो वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। अपना देश का युवा धन सब जगह ऑल ओवर इंडिया सब युवा धन है और वेस्टेज जा रहा है। तो जब अगर ये देश का युवा धन वेस्टेज जाएगा तो आपको कभी आपका विकास करेंगे, कब आप डेवलप करेंगे, कब आपका तरक्की होएगी? खाली हवा में बातें करेंगे, हम 4वीं 5वीं 10वीं कर देंगे इकोनॉमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉटम से देखना पड़ेगा। तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। आप कुछ कह रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उसके बारे में? अभी बोल रहे हैं कि प्लांट बहुत बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर के 3-4 प्लांट बन रहे हैं, वो कितने साल में बनेंगे भगवान जाने। लेकिन जो युवा जो पढ़े लिखे ऊपर आ रहे हैं तो उनको तो नौकरी मिल ही नहीं रही ना, वो तो एकदम प्राइवेट में कहीं 5000, 10,000, 20,000 में काम कर रहे हैं। और जिनके पास ज्यादा पैसे वो विदेश जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? विदेश जा रहे हैं, विदेश का पैसा इंडिया में आएगा तो फायदा होगा, लेकिन वो लोग वहीं पे अच्छे से रह रहे खा रहे हैं, तो इंडिया को क्या फायदा होगा? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए, क्या करना चाहिए? आप एक प्रबुद्ध नागरिक है, आप भी कुछ सोचते होंगे कि ऐसा अगर कुछ हो जाए तो हमारा जो युवा धन है वो भारत में ही रह सकता है। तो युवा धन तो भारत में रहेगा, जहाँ पे इधर तरक्की भी तो होनी चाहिए ना। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए उनको। यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेटिज्म है ज्यादातर। वो जो सरकारी जो पद है वो खाली पड़े हुए, ऐसे ही पड़े हुए, उनके ऊपर तो कोई होता नहीं है, तो नौकरी नहीं मिलती किसी को। गुजरात सरकार में जो सर्विस क्लास है, जो 30-40% वैकेंसी खाली है। एसएससी में 700 पद खाली है, नहीं भरा जाता है। ऐसे हाई स्कूल में और भरेंगे तो ठेका पे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो देश में पूरा कंप्लीट नौकरी का भरना चाहिए और उनसे अपने को तरक्की होनी है। बहुत बड़ी बात यह है, बहुत सारी जगह वैकेंसी खाली है। एक और रोजगारी की कमी है और दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम लोगों को दिया जा रहा है। ज्ञान सहायक योजना हो, यहाँ के टीचर्स जो हैं वो सालों तक पढ़ लिख कर टीचर बनते हैं, उनके लिए बहुत सारी एग्जाम्स लगाई है, लेकिन जब वो एग्जाम पास कर लेते हैं उन्हें स्थायी नौकरी, नियमित नौकरी नहीं मिलती, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी दी जाती है ताकि उन्हें पेंशन ना दिया जाए। उनके जो लाभ है वो अपने आप आधे हो जाते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। सालों तक काम करने के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जाता है और इसीलिए अब लोग यहाँ नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाना इसलिए लाजमी है ताकि लोगों तक बात पहुंचे और लोग भी इस पर सोच सके। महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा है कि जो गरीब लोग हैं उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। उसके थाली में दाल और रोटी है, उसको सब्जी या कुछ नहीं मिल रहा है। और अमीर जो है उसका पकवान में कम से कम 1000 रुपये का थाली वो वेस्ट करता है। लेकिन गरीबों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं बनाई है। योजनाएं मगर नीचे तक नहीं पहुंच रही ना। जहाँ गरीब है वो जो डिपार्टमेंट वो पहुंच नहीं रहे वहाँ। फिर भी लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, इस बात का मुझे जवाब नहीं मिल पाता है ठोस। नहीं, देखिए बड़ौदा में और गुजरात में ये मोदी है, नरेंद्र मोदी, तो वो लोकप्रिय है समझो, और अपना गुजरात का आदमी है और विकास कर रहे वो लोग। टीवी में बस एडवर्टाइजमेंट, गोदी मीडिया में पूरा दिन रात भर वही चेहरा दिखाएगा, तो टीवी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है मगर धरती पे नहीं है कुछ। अच्छा चलिए, विपक्ष अब एकजुट हुआ है, करीबन 27, 28, 30 दल एक साथ आए हुए हैं और इंडिया गठबंधन बनाया है। क्या मोदी सरकार को कोई टक्कर दे पाएगा? 50-50 चांस है इस टाइम, वो जा भी सकते हैं। 55% इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलिए, विपक्ष ने इस बार ताकत दिखाई है और पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें
सारे ही दलों के नेता एक मंच पर आए थे और मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, क्योंकि जिस तरह का दमन की राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को कुचला जा रहा है, विपक्ष को कुचला जा रहा है या विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो स्तंभ है वो है विपक्ष, लेकिन विपक्ष को बहुत ज्यादा कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष को कमजोर करने की ये जो राजनीति है वो शायद आगे चलकर, अभी नहीं 2024 में नहीं, लेकिन आने वाले 10 सालों में हो सकता है भारी पड़ जाए। कोई भी सरकार जो है वो खासकर महिलाओं से चलती है, क्योंकि महिलाएं घर संभालती है, घर का बजट संभालती है। ऐसे महिलाओं को क्या परेशानी आती है वो जानना भी जरूरी है। जो सरकार चल रही है, अब आपको वोट भी करना है, क्या परेशानियां हैं इस सरकार से? एक सरकार के बहुत परेशानियां है हमको अब सब्जी लेने जाते हैं तो कितनी महंगी सब्जी मिलती है, अभी गरीब लोग क्या खाएंगे। हाँ, और जो इधर बोलते हैं ये योजना बनाई, ये योजना बनाई, कहाँ पे कोई लाभ तो मिलता ही नहीं है। कहाँ पे उन्हें योजना बना के खाली रख दी है बराबर। यहाँ जाओ तो क्या इधर जाओ, उधर जाओ तो उधर जाओ, उधर जाओ, बराबर सब योजना बना के रख दी। फिर अभी ये बड़ौदा में क्या विकास किया है? कुछ विकास नहीं किया है। अभी हमारे ड्रेनेज है तो ड्रेनेज पूरा 10 बार बुलाते हैं इन लोगों को तो भी नहीं आते बराबर। तो फिर इन लोग ये सरकार क्या करने की, हमको जो हमारा मुद्दा है वो सोल्व नहीं कर सकती, ये सरकार को क्या करने की। हम तो इस सरकार को मतलब लाने की सोचते ही नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ही लाने का सोचते हैं। अभी वहाँ भाजपा होगा कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये भाजपा नहीं अच्छी है कि ऐसा, पर जो सरकार काम करेगी उनको ही लाने का सोचते हो। अभी ड्रेनेज की है, सब यहाँ आओ, लाइट प्रॉब्लम, किसी को पानी का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम चल ही रहा है। तो अगला मतलब बड़ौदा में तो कोई विकास किया ही नहीं है। मतलब सूरत में कितना अच्छा है, भरूच सब जगह का है, अपना अहमदाबाद में देखो कितना डेवलप किया है। अभी इधर तो बड़ौदा में कुछ किया ही नहीं है उन लोगों। अहमदाबाद में मेट्रो चलती है, अहमदाबाद में बहुत अच्छी BRTS बस चलती है, वडोदरा में इस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। नहीं, बड़ौदा में तो बस खोखला ही है सब, बस कुछ मतलब है ही नहीं। ऐसा बस में बैठो तो पूरी बस खट चलती है बराबर। मतलब BRT कुछ है नहीं वहां, तो लेडीज के लिए अलग से बस है BRT बराबर, और ऐसी बस इधर तो कुछ है ही नहीं। क्या करने का, अभी इस सरकार को लाने का ही नहीं सोच। वडोदरा का विकास इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। परिवहन की बात करें तो वडोदरा में सिटी बस का इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग हैं। यहाँ इसलिए वाहनों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि यहाँ अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा अवेलेबल कराया जाए तो प्रदूषण बच सकता है, जो पेट्रोल का खर्च है लोगों का वो बच सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू नहीं होने से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। साथ ही ड्रेनेज की समस्या की बात की इन्होंने। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सालों पहले एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम की भेंट वडोदरा शहर को दी थी, लेकिन उसे भी अब हम सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट करते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है वो सांसद का है। आपके वहां सांसद कौन है वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके वहां सांसद है वो कैसा काम करेंगे। उनसे सवाल पूछिए, वो आपके इलाके में आने वाले हैं, आगे वाले 5 साल में आए कि नहीं आए, लेकिन अभी फिलहाल वोट मांगने जरूर आने वाले हैं। ऐसे में उन्हें आपकी समस्याओं से अवगत कराइए, उनसे पूछिए कि आप आने वाले 5 सालों में क्या करने वाले हैं। वैसे डॉक्टर हेमांग जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, VNM के जरिए आप उनसे मिल चुके हैं। मैंने उनसे सवाल पूछ लिए हैं कि आखिरकार वो किस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी डिक्लेयर होगा हम उन्हें भी VNM के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हर प्रत्याशी को आप खुद परखे, ये जरूरी है, क्योंकि आखिरकार वोट आपको करना है। तो ये है वडोदरा के नागरिक जो अपनी अलग अलग बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इस बार इनका वक्त है, जब 5 साल में चुनाव आते हैं, लोकतंत्र का उत्सव आता है, हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और आज देश के नागरिक बढ़ चढ़कर इसमें इसलिए हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इनकी बातें सरकार को जरूर सुननी होगी। जो दिक्कतें रही है उनमें सुधार लाना होगा। जो योजनाएं अगर लोगों तक नहीं पहुंची है पहुंचानी होगी, क्योंकि वोट आखिरकार इन्हीं से लेना है और यही नागरिक जो हैं हमेशा ही देश के भविष्य बताए जाते हैं। देश में सरकार का गठन आम नागरिक करते हैं। ऐसे में आम नागरिक के मुद्दे VNM के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम,
और चुनावी चक्कर रोज शाम 4 बजे आप मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों की राय पहुंचा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की राय पहुंचा रहे हैं, कैंडिडेट्स की राय पहुंचा रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से वोट कर सके। क्योंकि मैं रोज कह रही हूं, आपका वोट, आपकी ताकत और आपकी हुकूमत। देखते रहिए रोज वीएनएम टीवी। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे। ये पूरा डे जो होता है वो इसीलिए होता है कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग बीमारियों पर, दिक्कतों पर हम बात कर सके। और इसलिए वीएनएम पर तो हमेशा ही आपके स्वास्थ्य को हम तवज्जो देते हैं और पूरा वीक बना रहे हैं ताकि अलग अलग दिक्कतों के बारे में, बीमारियों के बारे में आपको अवगत करा सके। मेडिकल साइंस अब बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। अब यहाँ बीमारियों के इलाज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आपको खूबसूरत बनाने में मदद कर सकती है, आपको पतला भी दिखा सकती है। यानी बहुत अलग अलग तरीके के एडवांसमेंट अब मेडिकल साइंस में देखने मिलते हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें होने वाली है और मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर बीनल शाह, जो गायनेकोलॉजिस्ट बड़ोदरा के जाने माने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बीनल मैम को आज खास हमने इसलिए भी इन्वाइट किया है कि रिजुविनस गायनेक
क्लिनिक, कॉस्मेटिक गायनिक क्लिनिक वडोदरा शहर में ये चीजें शायद नई हो सकती है और इसलिए अब कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत आसान होती जा रही है। उसके जरिए बहुत सारी चीजें भी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी बातें आज मैं इनके साथ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी आखिरकार होती क्या है। मैम, क्या होती है कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी? बहुत ही बढ़िया सवाल, क्योंकि अभी तक ये बहुत टैबू टॉपिक माना जाता था और यू कैन से कि इट इज ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, राइट। तो ये बात है लेडी के जो इंटीमेट एरियाज हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसके ब्यूटिफिकेशन की। और जैसा मतलब लोग सोचेंगे कि इसमें दिखाने वाली क्या बात है, तो आपकी बात सही है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। इट इज बेसिकली हर डिजायर एंड हर डिस्कम्फर्ट, जिसे हमें पूरा करना है। मतलब अगर उसको उस पार्ट से कुछ तकलीफ हो रही है, जैसे स्त्री है वो अपने जीवन में काफी सारे पड़ाव में से गुजरती है और उसके शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं, राइट। कुछ लेडीज में बाय बर्थ ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसमें लेबिया माइनोरा मेजोरा जो है उसमें डिस्क्रिपेंसी, साइज में वेरिएशन वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो, तकलीफ हो, कुछ प्रकार के कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है। काफी लेडीज को डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद जो योनि मार्ग है वो बहुत ही ढीला हो जाता है, राइट। उसकी जो टाइटनेस है वो कम हो जाती है। और साथ साथ में उम्र बढ़ने के साथ, मेनोपॉज के साथ, जैसे कोलेजन, इलास्टिन नाम के अपने अंदर जो तत्व होते हैं उनकी कमी होती है, उसके कारण वो जो पार्ट है वो बहुत ढीला हो जाता है। तो इसके साथ साथ लेडी को काफी डिस्कम्फर्ट, काफी तकलीफ महसूस होती है। साथ में उसकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब चीजों पे उसकी इफेक्ट पड़ती है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। तो इन सब चीजों को हम करेक्शन करते हैं कॉस्मेटिक गायनिक सर्जरीज के द्वारा एंड ट्रीटमेंट्स के द्वारा। तो इसका जो सही मेडिकल नाम है दैट इज एस्थेटिक गायनेकोलॉजी, बट कॉमन पब्लिक को समझ आए इसलिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बोला जाता है। और इसमें सिर्फ सर्जरीज नहीं है, मतलब कुछ ट्रीटमेंट हम सर्जरीज के द्वारा करते हैं, जैसे लेबिया प्लास्टी वगैरह, जिसमें उसका आकार सही करना, कद सही करना, छोटे को बड़ा करना। तो और सपोज डिलीवरी के समय वो रास्ता बहुत ढीला हो गया है तो पेरिनियोप्लास्टी करके उसको रिपेयर करना, तो वो हुआ सर्जरी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लेजर के द्वारा करते हैं। लेजर एक ऐसी एनर्जी है जो नया कोलेजन को स्टिमुलेट करती है और नया ब्लड सर्कुलेशन वहां आता है। उसकी वजह से वो टिश्यू जो होता है, जो सूख गया है, उसमें फिर से लचीलापन, मॉइस्चर, टाइटनेस आती है। तो वजाइना में फिर से टाइटनेस आती है विद द हेल्प ऑफ लेजर रिजुविनेशन, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई टांका नहीं लगता, कोई एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है और कुछ ही मिनटों का प्रोसीजर है। हाँ, ये जरूर है कि उसके रिपीट आपको सेशन लेने पड़ेंगे कुछ समय बाद, बट ओवरऑल द रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड वर्ल्ड ओवर ये ट्रीटमेंट बहुत ही पॉपुलर है। इसलिए मैंने सोचा कि बड़ौदा में भी इसको लाना चाहिए और कोई भी नारी इससे अवगत, सब लेडीज को इससे अवगत कराना चाहिए, राइट। तो ये दिस इज अबाउट एस्थेटिक गायनेकोलॉजी। इसमें काफी सारी अदर ट्रीटमेंट्स आती हैं, जैसे पीआरपी वगैरह, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब आपके ही खून में से प्लेटलेट वाला प्लाज्मा लिया जाए और उसको इंजेक्ट करने से नए टिश्यू रिजुविनेट होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, महिलाओं को कॉन्फिडेंस यही सारी चीजें देती है। बाहरी खूबसूरती तो महिलाओं के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे मैम ने जैसे कहा कि एक कॉन्फिडेंस फील होता है और बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है सारी महिलाएं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगी कि इस तरह की चीजों की जरूरत होती है, राइट। और कई बार क्या है, वो शर्म के मारे, झिझक के मारे बोल नहीं पाती हैं, लेकिन सहन करती रहती हैं। बिल्कुल। तो मतलब यही है कि अब उनको आगे आना चाहिए और उनको जो तकलीफ है वो शेयर करें और उसकी जरूर ट्रीटमेंट हो सकती है। बिल्कुल, जो आधुनिक ट्रीटमेंट है उसके द्वारा। तो आधुनिक ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के पास अब ये भी है कि कॉस्मेटिक गायनिक कॉस्मेटिक सर्जरी भी हमारे पास उपलब्ध है। और हाल ही में मैम ने ये क्लिनिक भी शुरू किया है, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि मैम किस तरह का रिस्पॉन्स है, महिलाएं आकर क्या चीजें शेयर करती हैं, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। राइट। तो सबसे पहले जैसे बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट उनको पता है कि एग्जैक्टली उनका ये प्रॉब्लम है, तो वो रिलेट करती हैं कि मैडम आपने जो बताया है वही तकलीफ हमें है। आफ्टर डिलीवरी हमें सेक्सुअल संबंध में तकलीफ हो रही है, हमें नीचे का जगह ढीली लग रही है, तो उसके लिए आप क्या कर पाएंगी। साथ साथ में कई बार मेनोपॉजल लेडीज आती हैं जिनको वजाइना में बहुत ज्यादा ड्राइनेस महसूस होती है, बार बार रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस होते रहते हैं, इवन यूरिन कंट्रोल में भी तकलीफें होती हैं। तो अब उनको पता है कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जरी के बिना उनका इलाज हो सकता है, तो दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जी, तो अगर ऐसी सुविधा वडोदरा शहर में भी उपलब्ध है तो मुझे लगता है क्यों इसका लाभ
नहीं उठाना चाहिए। जब महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की अंदरूनी दिक्कतों की बात हो रही है, तो एक समस्या बहुत कॉमनली सामने आती है यूरिन लीकेज की। मैम, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे लोग जूझते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये कोई बीमारी नहीं लगती है। सही है आपकी बात जी, क्या कहेंगे इस पर? या और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, मतलब मैं बोलती हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरा हिला देने वाला एक सिम्टम है। पर बहुत ही शर्मजनक बात है कि लेडीज ये तकलीफ को सहन करती रहती हैं, यहाँ तक कि इवन उनके हस्बैंड, मतलब इनके इंटीमेट पार्टनर को भी नहीं पता होता है कि मेरी वाइफ को इतनी तकलीफ है। और कई बार मतलब डायपर पहनना पड़ता है उनको, या तो वो सोशल फंक्शंस में जाना अवॉइड करती हैं। अगर कहीं पहुंचती है तो सबसे पहले ये चेक करती हैं कि वॉशरूम कहाँ है, और इसीलिए ट्रैवलिंग भी अवॉइड करती हैं। तो वैसे देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि पेशाब लगा और आप बाथरूम तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में हो गया। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि आपको हंसना आया, खांसी आई, छींक आई और सडनली यूरिन लीक हो गया। तो ये समझिए कि उस महिला की कितनी तकलीफ वाली लाइफ होगी कि वो अच्छे से हंस भी नहीं सकती, राइट। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिम्टम। और मैं यही कहना चाहूंगी लेडीज को कि इसकी जरूर आप ट्रीटमेंट करवाइए, और इजीली ट्रीटमेंट हो सकती है। सबसे पहले जो माइल्ड सिम्टम के साथ लेडीज हमारे पास आती हैं, उनमें सबसे पहले हम यूरिन इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में भी ये कंप्लेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद कीगल्स एक्सरसाइज नाम की यूनिमार्क की कसरत, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आती हैं, वो सिखाई जाती हैं, और वो अगर वो रेगुलर तौर पे करें तो जो माइल्ड इनकॉन्टिनेंस है वो उतने से क्लियर हो सकता है। इसकी कुछ टैबलेट्स, दवाइयां भी हैं जो इनकॉन्टिनेंस में हेल्प करेंगे, लेकिन दवाई आप कब तक लेंगे, पूरी जिंदगी तो नहीं लेंगे, राइट। तो लेजर रिजुविनेशन जो है उसका रोल इसमें स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस में भी है। जो लेजर की रेज हैं वो जो पेशाब के आसपास के आपके स्नायु जो ढीले पड़ चुके हैं, आपका पेशाब का वाल्व उसको पकड़ नहीं पा रहा है यूरिन को, उसको ये लेजर के जो फाइबर्स है वो रिजुविनेट करते हैं, और उससे यूरिन कॉन्टिनेंस में बहुत मदद मिलती है। कुछ 10% या 15% लेडीज ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, उनको फिर सर्जरी के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। उसमें TOT, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप नाम की सर्जरी आती है, जिसमें हम एक टेप मैश जैसा रख के और 3-4 टाँकों लेके 15-20 मिनट का सर्जरी होता है, और उससे इस प्रॉब्लम से उसको रिलीफ दिया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके साथ जिंदगी भर रहें नहीं, और तकलीफ के साथ ना रहें, डायपर पहन के ना रहें, और डेफिनेटली इसका इलाज कराएं। बिल्कुल, यूरिन लीकेज भी एक तरह की दिक्कत हो सकती है, बॉडी में कुछ समस्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, और इसका भी इलाज मौजूद है। आप जरूर एक्सपर्ट के पास इसका इलाज करवा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। की होल सर्जरी के बारे में जरूर आप सबने सुना होगा, लेकिन डिटेल में इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो की होल सर्जरी आखिर होती क्या है, कैसे बड़ी गांठ को निकाला जाता है, और किस तरह से मैम प्रॉपर सेटअप और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है की होल सर्जरी? राइट। तो अभी जो तकनीकी एडवांसमेंट आया है मेडिकल फील्ड में, उसमें की होल सर्जरी या आप बोले लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट है। और मैं कहूंगी कि मतलब इट इज अ ब्लेसिंग फॉर द पेशेंट, राइट, क्योंकि इसमें पेशेंट के पेट पे कोई बड़ा चीरफाड़ नहीं किया जाता है, पेट पे ज्यादा टाँके नहीं आते हैं, और छोटे छोटे छिद्रों में से, इसीलिए उसका नाम आया है की होल सर्जरी। मतलब वेरी कॉमनली अम्बिलिकस, मतलब जो नाभि का भाग है उसमें से हम दूरबीन उतारते हैं, और साइड में छोटे 5-5 मिलीमीटर के कट्स रख के उसमें से लेप्रोस्कोपी के साधन अंदर जाते हैं, और पूरा ऑपरेशन उसी से होता है। डॉक्टर जो है वो हम लोग मॉनिटर पे देख के उस सर्जरी को करते हैं, और बहुत अच्छे मैग्निफिकेशन में वो दिखाई देता है। मतलब एकदम क्लियर कट विजन, एनाटॉमी का अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमें मैग्निफाइड व्यू मिलता है। एक बार सर्जरी कंप्लीट होने के बाद लेडीज में यूनिमार्क का जो रास्ता है वहां से हम लोग यूट्रस या गांठ या जो भी है निकालते हैं। पर अगर हमें गांठ बड़ी है, जैसे आपने पूछा कि अगर गांठ बड़ी है और छिद्र तो छोटे हैं, तो कैसे निकाला जाएगा? तो एक मॉर्सिलेटर करके लेटेस्ट मशीन आता है, जिसमें हम एक छिद्र को थोड़ा सा बड़ा करते हैं 15 मिलीमीटर का, और वो मॉर्सिलेटर मशीन उस गांठ को छोटे छोटे चिप्स करके निकाला जा सकता है। और एंडोबैग भी हम यूज करते हैं जब हमें लगे कि गांठ में कुछ डाउटफुल है, कैंसर वगैरह हो सकता है, तो उसका इन्फेक्शन अंदर ना फैले, उसके लिए एक थैली के अंदर
ये मॉर्सलेटर किया जाता है। अच्छा। तो इस तरह से बड़ी भी गांठ छोटे छिद्र में से निकाली जा सकती है और पेशेंट बहुत फास्ट रिकवर होता है। अच्छा। मतलब दूसरे ही दिन चलते फिरते रहते हैं और छुट्टी भी दे सकते हैं। तो रिकवरी और बैक टू वर्क इज वेरी फास्ट। बिल्कुल, यानी अब बीमारी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्योंकि मेडिकल साइंस इतना आधुनिक होता जा रहा है, बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स आते जा रहे हैं और इसलिए डॉक्टर के लिए तो इजी हो ही जाता है, पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और आपने जैसे बोला कि सेटअप, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे ही ये एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ एडवांसमेंट साधनों में भी एडवांसमेंट जरूरी है। और जनरल एनेस्थेशिया में होने वाली ये सर्जरीज में पेशेंट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग भी इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रॉपर्ली ट्रेन डॉक्टर के पास ये सर्जरीज करवाएं। आई टुक माई ट्रेनिंग फ्रॉम जर्मनी एंड सो मतलब इससे और ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स। बिल्कुल, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप कोई भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, मेडिकल समस्या है, तो एक्सपर्ट डॉक्टर को जरूर उनके पास जाए, नहीं तो आपकी बीमारी शायद लंबी चल सकती है, आपका पैसा भी शायद ज्यादा खर्च हो सकता है। आज जब बात हम कर रहे हैं एडवांसेस इन गायनोकोलॉजिस्ट, तो और आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ, और हिस्ट्रोस्कोपी, मैम ये क्या होता है? तो एक ये मतलब एंडोस्कोपी का ही एक पार्ट है। जैसे लैप्रोस्कोपी हमने बताया कि पेट के ऊपर से हम दूरबीन डालते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी में कोई छेद कोई चीरा करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब लेडी का जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस, उसको हम नीचे से ही वजाइना में से योनि मार्ग में से दूरबीन डाल के यूट्रस का जो अंदर का पार्ट है उसको हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। कुछ लेडीज को उसमें पर्दा होता है, कुछ मसा हो, कुछ गठान हो, तो उसको चेक भी कर सकते हैं, जिसको डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और साथ में अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेटिव मतलब उसको ट्रीटमेंट ऑपरेशन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दैट इज हिस्ट्रोस्कोपी। बिल्कुल, आजकल जब भी कोई भी ट्रीटमेंट कराने की बात आती है, हम गूगल करते हैं, और गूगल करना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। इसलिए हम लोग ये सारी बातें उठाते हैं कि ये सारी बातें आपको वीएनएम से ही जानने मिल जाए कि आखिरकार ये ट्रीटमेंट होती कैसे है और किससे करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी होती है, उसमें क्या आधुनिक मेडिकल साइंस के पास एडवांसमेंट आए हैं? राइट, तो अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आए हैं उसमें सोनोग्राफी मशीन्स में 3D 4D सोनोग्राफी आ गई है। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि पहले कई बार एबनॉर्मलिटी वाले, एनॉमली वाले, खोड़ खापन जो बोलते हैं, वैसे बच्चे जन्म होते थे। अब जो लेडीज रेगुलर प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप कराती हैं, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सोनोग्राफी करवाती हैं, तो बच्चे में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनिशियली ही डिटेक्ट हो जाते हैं। और अगर वो बहुत गंभीर प्रॉब्लम है तो इवन कुछ पेशेंट्स को हमें टर्मिनेशन मतलब प्रेगनेंसी ना कंटिन्यू रखने की भी सलाह देनी पड़ती है। और इसमें जो 3D 4D जो है सोनोग्राफी, जिस तरह से हम 3D पिक्चर देखते हैं सिनेमा में, उसी तरह से इसमें आपको बच्चे का अंदर जो बच्चा है, गर्भित शिशु, उसका आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर देखने को मिलता है। देखने के साथ साथ इसमें छोटी छोटी बारीक प्रॉब्लम्स, सपोज किसी बच्चे के जन्म से होठ के अंदर कट है, सपोज क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, तो ऐसी बारीक बारीक चीजें आपको 3D 4D सोनोग्राफी, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इन सब चीजों में बहुत क्लियर दिखती है। तो इस तरह आप प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो वो सॉल्व भी हो सकती है। चलिए, जब सोनोग्राफी की बात हो रही है तब मैं पेनलेस डिलीवरी के बारे में भी जरूर पूछना चाहूंगी कि मैम, अब वो जो डिलीवरी वाला दर्द था, उससे जो यंग लड़कियां बहुत घबराती हैं, डरती हैं, और उसके लिए शायद बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी रखना नहीं चाहते हैं कि वो लेबर पेन जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब क्या मेडिकल साइंस के पास इसके लिए भी कुछ इलाज है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो डर है, बिकॉज उसका नाम ही है लेबर पेन, राइट, एंड काफी लोगों ने ऐसा बोला है कि प्रॉब्ली इट्स द वर्स्ट पेन यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, राइट। तो इसलिए डर के कारण काफी सारी लेडीज ऑन डिमांड सीजर कराती हैं। तो सीजर का रेट बढ़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण यही है कि अब टॉलरेंस लेवल भी कम है और वो ट्राई भी नहीं करना चाहती हैं। तो मैं लेडीज को ये बताना चाहूंगी कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या पेनलेस डिलीवरी एक बहुत ही अच्छा तकनीकी एडवांसमेंट है और ये बहुत ही सेफ है मदर के लिए और बच्चे के लिए। जो जिस सेंटर में पेनलेस डिलीवरी मतलब कॉन्फिडेंटली डॉक्टर करा सकते हैं, उसमें आपकी ये तकलीफ मतलब दूर हो सकती है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में कमर के हिस्से में एक छोटा सा छेद के द्वारा एक पतली नली रखी जाती है। उस नली के द्वारा दवाई डाली जाती है, जिससे कमर के नीचे लेडी को प्रेग्नेंट डिलीवरी होने जिसकी हो रही है, उस लेडी को 60-70% जितना पेन कम महसूस होता है। लेबर पेन चालू रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस तो जरूरी हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ही बच्चा नीचे आएगा। तो लेकिन
उनको महसूस नहीं होगा, शी विल नॉट फील द पेन, शी विल जस्ट फील 20-30% एंड उसके पैर में सेंसेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैर सुन्न हो जाएंगे, वो एनेस्थेशिया से अलग है। एनेस्थेशिया में टोटली नम हो जाता है बॉडी, इसमें लेडी खुद चल सकती है, जोर कर सकती है, पुश कर सकती है, तो इस तरह से डॉक्टर को कोऑपरेट भी कर सकती है। साथ साथ में मतलब मैंने काफी लेडीज को हंसते हंसते बेड डाउन करते, पुश करते और डिलीवरी कराते हुए देखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज अ ब्लेसिंग फॉर द प्रेग्नेंट मदर। जी, और क्या अब ये ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, मतलब लोग करवाना पसंद कर रहे हैं? एक्चुअली अभी भी नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए मैं जरा ये डिस्कस करना चाहती थी कि दे शुड बी अवेयर कि ये फैसिलिटी है। जैसे आपने बोला कि वो डायरेक्टली डिमांड सीजर ही करते हैं। यस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो पेनलेस डिलीवरी भी अब हो सकती है। सीजर नहीं करवाना है तो पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शन अब मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध है। चलिए, हम प्रेगनेंसी की बात करें, डिलीवरी की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के साथ आजकल इनफर्टिलिटी के रूप में सामने आती है, और ये भी एक बहुत ना सिर्फ मेडिकल मुद्दा रह जाता है, ना सिर्फ फिजिकल रह जाता है, लेकिन ये भी सोशल बन जाता है। और इसीलिए इसमें क्या मेडिकल साइंस के पास कुछ नया है, वो भी हम जरूर जानेंगे। इनफर्टिलिटी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बहुत सारी लेडीज को इससे जूझते हुए देखते होंगे। राइट, और ये आपने बहुत ही सही बोला कि ये एक सोशल मुद्दा बन गया है। मतलब कि जब प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है तो काफी बार दोष जो है वो नारी पे ही दिया जाता है। काफी बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास फाइलें की फाइलें होती हैं, जिसमें सारे टेस्ट, सारी जांच सिर्फ महिला की हुई है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पुरुष का एक रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। तो कई बार ये मैं कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम पुरुष में भी हो सकता है, उनके वीर्य में शुक्राणु की कमी भी हो सकती है। तो मतलब दोनों पार्टनर्स को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना चाहिए। और दूसरा ये कि मतलब जो फर्टिलिटी है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू के टेक्निकली दोनों ठीक है कि नहीं, कई बार इमोशनली अंडर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, एंजाइटी, आजकल जो टेंशन वाला वातावरण है उसकी वजह से भी इन सब चीजों में इफेक्ट पड़ती है। तो कई बार सिर्फ काउंसलिंग से भी ये सॉल्व हो सकता है। और जब आप तकनीकी एडवांसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे पास जो मतलब दवाइयां, इंजेक्शंस काफी सारे हैं बीज विकास के लिए। उसके साथ साथ IUI करके टेक्निक है, जिसमें हस्बैंड के वीर्य को फिल्टर करके अच्छे वाले स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है बच्चेदानी में। तो दैट इज कॉल्ड IUI। तो और उसके बाद लास्ट जो ट्रीटमेंट है दैट इज IVF, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। और एक और बहुत एडवांसमेंट मैं जो बताऊंगी कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लड़कियां लेट शादी कर रही हैं, लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तो बियॉन्ड द एज ऑफ 30 और खास करके 35 के बाद इंडियन जो अपनी एशियन फीमेल्स हैं, उनकी फर्टिलिटी, फलद्रुपता कम होने लगती है। और कैरियर ओरिएंटेड लेडीज को खास से कहूंगी, तो उसमें आजकल एक जो चीज हम करते हैं दैट इज कॉल्ड ओवेरियन रिजुविनेशन। मतलब उसमें लेप्रोस्कोपी द्वारा या फिर सोनोग्राफी द्वारा जिस तरह से ओवरी को पहुंचा जा सके, ओवरी के अंदर PRP नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उससे ओवरीज रिजुविनेट होती है, ओवरीज के अंदर अच्छे एग्स बनते हैं। एक और आजकल ट्रेंड बोलूंगी, या मतलब इट इज लाइक न्यू थिंग विच इज कम अप, इज सोशल फ्रीजिंग। मतलब जो लेडी जिसको पता है कि मैं अभी एटलीस्ट नेक्स्ट कुछ सालों तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, तो वो अपने एग्स को जिस तरह से, मतलब हाफ ऑफ दी IVF का हाफ प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है उसमें, कि दवाइयां, इंजेक्शन देके उसके एग्स डेवलप किए जाते हैं और उनके एग्स को ओवम पिकअप किया जाता है और फिर उनको फ्रीज कर दिया जाता है। और जब फ्यूचर में वो मैरी करें, उनका पार्टनर डिसाइड हो जाए, उसके बाद उनके पार्टनर के साथ स्पर्म्स को मीट करके एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मतलब मैं बोलूंगी कि मेडिकल साइंस ने कुदरत को भी अपने हाथ में ले लिया है। बिल्कुल, कुदरत को भी चैलेंज करते हैं, उतने ज्यादा एडवांसमेंट अब मेडिकल साइंस के पास है। और इसलिए हर बीमारी का, हर परेशानी का इलाज है, बस बशर्ते आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा और उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होगा। यही हमारा मुद्दा है कि वर्ल्ड हेल्थ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आपको हम छोटी छोटी बीमारियां, जिसे कई बार हम बीमारियां समझते भी नहीं है, उससे हम अवगत करा सके, और ये सारी चीजें आपके जीवन से वो परेशानी दूर हो सके। मैम, एंड नोट पर एक मैसेज महिलाओं के लिए, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं उससे दरकिनार करती हैं। राइट, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि अपनी खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, लव योरसेल्फ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।
मैम को ही देख लीजिए, एक बहुत बेहतरीन गायनोकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वो अपने आप को खुद से कितना प्यार करती है ये झलकता है। तो हर महिला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को प्रेफरेंस दे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, आपके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके साथ हस्बैंड, इन-लॉज हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास जुड़े होते हैं। समाज को बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपको, देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इसके लिए आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा आपको फिट एंड फाइन तो रखना ही होगा। वर्ल्ड हेल्थ वीक का ये जो पूरा सेगमेंट है उसमें इसी तरीके की बातें हम जारी रखेंगे। आपको हमारे साथ जुड़ते रहना है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मेहरिका, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ते रहना है, रोज रोज जुड़ते रहना है। हेल्थ इश्यू के साथ साथ देश दुनिया की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं वीएनएम के जरिए। यूट्यूब चैनल है वीएनएम का, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर, फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें हर घर तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।